हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मेरे YouTube चैनल द जीनियस गुरु में। आज मैं आप लोगों को एक नई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। उसी क्रम में मैं आज आपको एडवर्ब टू पढ़ाने वाला हूं। तो आइए जानते हैं एडवर्ब टू। उससे पहले हमें यह जानना है कि एडवर्ब होता क्या है। ओके, एडवर्ब होता क्या है, आइए उसकी परिभाषा जानते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट जो मॉडिफाइज अ वर्ब, जो किसी क्रिया की, एडजेक्टिव विशेषण की, अनदर एडवर्ब दूसरे क्रिया विशेषण की, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय की, कंजंक्शन किसी संयोजक की, और अथवा समटाइम्स कभी कभी इंटायर सेंटेंस संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताती है। यानी कि संक्षेप में जानिए, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया, किसी विशेषण, किसी दूसरी क्रिया विशेषण, किसी प्रीपोजिशन, किसी कंजंक्शन या कभी कभी संपूर्ण वाक्य की विशेषताओं को बताता है। ओके, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषताओं को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। श्योर। इसका काम होता है एडवर्ब का कि वह वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे। ओके, चलिए इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह कैसे किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी एडवर्ब की, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की विशेषता बताते हैं। आइए चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, इसमें कौन सा काम हुआ है? दौड़ने का। और दौड़ने की विशेषता क्या है? विशेषता है कि तेज दौड़ता है, फास्ट। तो यहाँ फास्ट जो शब्द है वह रन की विशेषता बता रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ यह एडवर्ब कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ही इज वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? वह। तो वह प्रोनाउन है और उसकी विशेषता है कि वह क्या है? बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान की यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि बहुत बुद्धिमान है, यानी कि जो यहाँ वेरी शब्द है वह वाइज की विशेषता बता रहा है, और वाइज हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है यहाँ पे ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए, तेज दौड़ता है, तेज तो भाई क्रिया की विशेषता हो गई, और क्रिया का विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो जाएगा। ये एडवर्ब है, ठीक है ना, फास्ट एडवर्ब है। तेज दौड़ता है, लेकिन कितना तेज दौड़ता है? तो बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि इसमें जो वेरी शब्द है वह फास्ट की विशेषता बता रहा है, और फास्ट खुद एक एडवर्ब है, यानी कि एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषताओं को बताता है। यहाँ वेरी शब्द जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट अंडर द ट्री, वह ठीक पेड़ के नीचे खड़ा था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अंडर शब्द है वह एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से पहले जस्ट शब्द आया है, यानी कि यहाँ जस्ट जो है इस अंडर यानी कि इस प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ यह भी एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि एक प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ही विल कम ओनली व्हेन यू कॉल हिम। ठीक ना, वह केवल तभी आएगा जब आप उसे बुलाओगे। ही विल कम ओनली व्हेन यू कॉल हिम,
वह केवल तभी आएगा जब तुम उसे बुलाओगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो व्हेन शब्द है, व्हेन, ठीक है ना, यह एक कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इससे पहले जो है ओनली शब्द आया हुआ है, यानी कि जो ओनली शब्द है इस कंजंक्शन की विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो यह भी हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले सेंटेंस में। आगे है फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, ही escaped फ्रॉम द एक्सीडेंट, वह दुर्घटना से बच निकला। अब देखिएगा, यहाँ फॉर्चुनेटली किसी एक शब्द की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि यह संपूर्ण वाक्य की विशेषता बता रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने समझा कि एक एडवर्ब जो है किसी वर्ब की विशेषता बताता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, किसी प्रीपोजिशन, किसी कंजंक्शन, और कभी कभी यह संपूर्ण वाक्य की विशेषता को भी बताता है। ओके, तो ये हम बहुत विस्तार में इसमें नहीं जाएंगे, एक अगला ही इसका टॉपिक बनाया जाएगा एडवर्ब की, उसमें बहुत विस्तार में बताया जाएगा कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा एडवर्ब कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज जो हमें पढ़ना है वह है एडवर्ब टू। ओके, एडवर्ब टू। आइए थोड़ा एक एडवर्ब टू का एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने कहा ही इज टू वाइज, वह काफ़ी बुद्धिमान है। अब देखिएगा, यहाँ जो वाइज शब्द है, वाइज, वह एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है ही कि बुद्धिमान तो है, लेकिन कितना बुद्धिमान है, काफ़ी बुद्धिमान है, यानी कि यहाँ जो टू शब्द है वह हमारा एडवर्ब है, क्योंकि वह एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब होगा। ओके, तो हमें इस टॉपिक में, इस सिलेबस में हमें यही पढ़ना है, एडवर्ब टू के बारे में ही पढ़ना है कि उसका हम रिमूवल कैसे करेंगे, उसका यूजिंग कैसे करेंगे। ओके, तो हम एडवर्ब टू के बारे में कुछ और बात जान लें। एडवर्ब टू जो है हमेशा निगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना, और इसका हिंदी में जो मीनिंग होती है वो होती है काफ़ी या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिमूवल टू, रिमूवल टू, हमको इसमें यह जानना है कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया हो तो उसका हम रिमूव कैसे करेंगे, कैसे उसको हटाएंगे, ठीक है ना। आइए चलिए जानते हैं विस्तार में। देखिए, नियम पहला यह है, यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया गया हो तो एडवर्ब टू का लोप निम्न प्रकार से करते हैं। लोप का मतलब रिमूवल, हटाना, ठीक है ना। कैसे करते हैं, जहां एडवर्ब टू होगा ना, आप उसके स्थान पर सो का प्रयोग कर देंगे। जहां भी एडवर्ब टू दिखाई देगा आप उसके जगह पर सो का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जहां आपको इन्फिनेटिव टू दिखाई देगा आप उसको हटाएंगे और सबसे पहले डेट लिखेंगे, और डेट के पश्चात आप सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट आपको प्रोनाउन बनाना होगा, है बस समझ में। प्रोनाउन का मतलब कि अगर सब्जेक्ट कोई पुल्लिंग में है, ठीक है ना, तो आप ही बनाएंगे, स्त्रीलिंग में है तो सी बनाएंगे, ठीक है। अगर निर्जीव है तो आप ईट बनाएंगे, बहुवचन में है तो आप दे बनाएंगे, यानी कि प्रोनाउन ही बनाना है। और उसके बाद जो है हमें कैन या कुड का प्रयोग करना है। अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तब तो कैन का प्रयोग किया जाएगा, अगर पास्ट टेंस में है तो कुड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि जो एडवर्ब टू होता है वो निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव सेंस देता है, अतः हमें कैन कुड के बाद नॉट का प्रयोग अवश्य करना होगा। हमने सीखा क्या कि एडवर्ब टू के बदले सो लगाना है, और इन्फिनिटी टू के बदले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रयोग करना है, यानी कि डैट कर्ता बनाना है, कैन कोड लगाना है, उसके बाद से नॉट लगा देना है, उसके बाद से जो होगा सो हम प्रयोग कर लेंगे। ओके, आइए इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। ओके, हाँ, जैसे मैंने कहा ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड टू रन, वह दौड़ने के लिए काफ़ी बूढ़ा है। ओके, जब हम इसका रिमूव करेंगे तो ऊपर जो ही, तो ही का ही हो जाएगा, इज एम आर का प्रयोग है तो इज एम आर हो जाएगा। अब जहाँ ये एडवर्ब टू हो गया, अब हम यहाँ सो का प्रयोग कर देंगे। एडजेक्टिव हमारा ओल्ड है तो ओल्ड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। और इन्फिनेटिव टू के बदले हम डैट लगा लिए, और इसके बाद से यहाँ ही है, सब्जेक्ट ही है तो हमने ही का प्रयोग कर लिया।
अब यहाँ कैन कुड का प्रयोग करना है तो दिया गया वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, अतः हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर हम कुड का प्रयोग तब करते जब यह पास्ट टेंस में आया होता, यानी कि वाज वर्ब का प्रयोग किया गया होता। उसके बाद से हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे और उपरोक्त में बच गया रन, तो हम यहाँ पर रन लिख लेंगे। ओके, ऊपर वाला वाक्य कह रहा था कि ही इज टू ओल्ड टू रन, वह दौड़ने के लिए काफ़ी बूढ़ा है, यानी कि इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है। वहीं बात नीचे लिखा गया है कि ही इज सो ओल्ड दैट, वह इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। ओके, एक बात और जानने वाली है, समानतः डैट क्लाज में, यानी कि डैट के बाद आने वाले क्लाज में कैन कुड का प्रयोग किया जाता है, किंतु भाव के अनुसार विल, वुड, डू, डज, डीड का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, यह हमें सेंस देखना पड़ता है, भाव देखना पड़ता है कि हम विल, वुड, डू, डज या डीड का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्मल सेंस में होता है तो हम विल, वुड, डू, डज या डीड का प्रयोग कर सकते हैं। विल का प्रयोग तब किया जाएगा जब प्रेजेंट टेंस में होगा, वुड का प्रयोग तब किया जाएगा जब पास्ट टेंस में होगा। उसी प्रकार से डू, डज का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस होने पर और डीड का प्रयोग पास्ट टेंस होने पर किया जा सकता है। ओके, समानतः आप कैन कुड का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि वो सब पर सटीक बैठता है, सुटेबल होता है। और विल, वुड, डू, डज या डीड का प्रयोग जो है केवल अनुभवी लोग ही कर पाते हैं। वो सेंस देखना पड़ता है, भाव देखना पड़ता है कि क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, वह किसी के बातों को सुनने के लिए काफ़ी घमंडी है। अब देखिए, इसको रिमूव करना है। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो लिखा है ही इज सो प्राउड, देखिए ही का ही हो जाएगा, ऊपर इज है तो नीचे भी इज हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर एडवर्ब टू तो नीचे सो हो जाएगा, प्राउड का प्राउड हो जाएगा। अब इन्फिनिटी टू के बदले हमने क्या किया कि डेट लगा लिया। ठीक है ना, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमने ही बना लिया, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन बना लिया। ठीक है ना, अब देखिए इसके जगह पर आप यहाँ पर विल भी लगा सकते हैं या डज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से नॉट तो लगेगा ही लगेगा। और बच गया लिसन टू एनीवन, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे लिसन टू एनीवन। ओके, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जहाँ कैन का प्रयोग किया जा रहा है उसके स्थान पर आप विल, वुड, डू, डज या डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार। अगर हम यहाँ विल का प्रयोग करते, बाय द वे कैन की जगह पर हम विल का प्रयोग करते, तब इसका अर्थ यह निकलता वह इतना घमंडी है कि वह किसी की बातों को नहीं सुनेगा। बिल्कुल सटीक आंसर है। अगर हम विल की जगह विल का प्रयोग न करके हम यहाँ डज का प्रयोग करते हैं, तब क्या इसका अर्थ निकलेगा, तब निकलेगा ही इज सो प्राउड दैट, वह इतना घमंडी है कि ही डज नॉट लिसन टू एनीवन, कि वह किसी के बातों को नहीं सुनता है। श्योर, तो यह यहाँ पर तीनों, चाहे हम कैन का प्रयोग करें, विल का प्रयोग करें या डज का प्रयोग करें, बिल्कुल सिटेबल है, बिल्कुल क्लियर अर्थ आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह हर जगह ऐसा नहीं होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे है यदि एडवर्ब टू का सब्जेक्ट, यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो, निर्जीव का मतलब जिसमें जीव ना हो, तो एडवर्ब टू का रिमूवल, एडवर्ब टू का लोप निम्न प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। जहाँ एडवर्ब टू होगा ना, वहाँ तो सो का प्रयोग करना ही करना होगा। जहाँ इन्फिनिटी टू होगा, हम सबसे पहले वहाँ डेट लगाएंगे, टू को हटा करके, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे। और सब्जेक्ट बनाएंगे तो जब सब्जेक्ट निर्जीव है तो इट बनाएंगे, और टेंस के अनुसार हम कैन कुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से नॉट हो जाएगा, और उसके बाद से बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कब, जब सब्जेक्ट निर्जीव हो और हम डेट क्लाज में सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, अब देखिए एक बात और ज़रूरी यह है, इट के स्थान पर V1 का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम अगर सब्जेक्ट निर्जीव हो तो हम इट तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ हम वहाँ V1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता है। श्योर, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा दिस बॉक्स इज
टू हैवी टू लिफ्ट, यह संदूक, यह बॉक्स उठाने के लिए काफ़ी भारी है। जब हम इसका रिमूवल करेंगे, लोप करेंगे, दिस बॉक्स का दिस बॉक्स हो गया, ऊपर ईज है तो नीचे भी ईज हो गया, और टू के बदले हमने सो लगा दिया, ऊपर एडजेक्टिव हैवी है तो हमने हैवी लगा दिया, और इस इन्फिनिटी टू के बदले हमने सबसे पहले डैट लगाया, और निर्जीव होने के चलते हमने ईट लगाया। प्रेजेंट टेंस है तो हमने कैन लगाया और नॉट लगा दिया। अब जब हमने ईट का प्रयोग किया है तो हम बी और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हम चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी रिमूव टू कर सकते हैं। कैसे? दिस बॉक्स का दिस बॉक्स हो जाएगा, ऊपर ईज है तो नीचे ईज हो जाएगा, टू के बदले सो हैवी हो जाएगा, और रिपीटेड टू के बदले डैट, और जहाँ हम ईट का प्रयोग कर रहे थे वहाँ हम वी या वन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और कैन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग नहीं की जाएगी। ओके, उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम यह है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि एडवर्ब टू वाला वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो या तो एडवर्ब टू का रिमूवल करते समय, तो एडवर्ब टू का लोप करते समय पैसिव वॉइस में ही रखा जाता है। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया हो तो उस रिमूव टू करते समय पैसिव वॉइस में ही रखा जाता है, ठीक है ना। उसको हमें एक्टिव वॉइस में रखने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। लिखा गया है, द हाउस वाज टू कॉस्टली टू बी परचेज, यानी कि घर खरीदे जाने के लिए काफ़ी महंगा था, काफ़ी कीमती था। अब देखिए इसको रिमूव करना है। द हाउस, ऊपर का द हाउस हो जाएगा, वाज का वाज हो जाएगा, टू के बदले हमने सो का प्रयोग कर दिया, और कॉस्टली का कॉस्टली हो जाएगा। अब इन्फिनिटी टू हो गया ना, तो इन्फिनिटी टू के बदले हम डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट द हाउस निर्जीव है तो हमने ईट का प्रयोग कर लिया, और वाज का प्रयोग किया गया है यानी कि पास्ट टेंस में है, तो हम यहाँ कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से नॉट हो जाएगा। और यह वाक्य पैसिव वॉइस में है ऊपर, तो नीचे भी पैसिव वॉइस में ही रहेगा, यानी कि बी परचेज्ड ही हो जाएगा। यह हो गया हमारा रिमूवेबल टू, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अगले एग्जाम्पल से। देखिए कह रहा है, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, वह समझे जाने के लिए काफ़ी तेज बोलता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका रिमूवल करना है हमें, तो ही का ही हो जाएगा, वर्ब स्पीक्स है ऊपर तो नीचे भी हो जाएगा, टू के बदले हमने सो लगा दिया और फास्ट का फास्ट लगा दिया, ठीक है ना। अब इन्फिनिटी टू के बदले हमने डैट का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट ही है तो हम सब्जेक्ट हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, और वी वन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, और ये हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हमने कैन का प्रयोग किया, उसके बाद से नॉट का प्रयोग किया, और यह वाक्य पैसिव वॉइस में है तो यह पैसिव वॉइस में ही रख दिया। तो ऊपर वाला यह कह रहा था, ऊपर वाले वाक्य का यह अर्थ था, वह समझे जाने के लिए काफ़ी तेज बोलता है, और नीचे वाले वाक्य का अर्थ यह है कि वह इतना तेज बोलता है कि उसको समझा नहीं जा सकता है, अर्थात उसके बातों को समझा नहीं जा सकता है। हम इसको एक तरीके से और भी रिमूवल टू कर सकते थे, कि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही स्पीक्स सो फास्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है ना, वो इतना तेज बोलता है कि कोई समझ नहीं सकता है। हम इसको ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले नंबर नियम पर। यदि वाक्य ईट से आरंभ हो, यदि एडवर्ब टू का वाक्य ईट से आरंभ हो तो निम्न प्रकार से रिमूवल किया जाता है, निम्न प्रकार से एडवर्ब टू का लोप किया जाता है। कैसे किया जाता है, आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। हम क्या करेंगे, जहाँ एडवर्ब टू होगा वहाँ सो लगाएंगे, ये हम पहले से आपको बताते चले आ रहे हैं। उसके बाद से जहाँ इन्फिनिटी टू होगा वहाँ आप डैट का प्रयोग कर लेंगे, और डैट के पश्चात आप यहाँ वी या वन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट ईट होगा तो पुनः आपको ईट प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ वी या वन का प्रयोग करेंगे, और टेंस के अनुसार कैन कुड का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद से नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रहे यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा,
इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। बाहर जाने के लिए काफ़ी ठंडी है। बाहर जाने के लिए काफ़ी ठंडी, इट का प्रयोग है, इट से इस्ट आरंभ हुआ है। इसका रिमूवल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इट इज सो कोल्ड, इट का इट हो जाएगा, ऊपर इज है तो नीचे पे इज हो जाएगा। एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है, उसके बदले हमने सो का प्रयोग कर लिया, कोल्ड का कोल्ड हो जाएगा। और इस इन्फिनिटी टू के बदले हमने क्या किया कि डैट का प्रयोग किया, और सब्जेक्ट हमने वी बना लिया। हम यहाँ वन भी लिख सकते थे प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने कैन का प्रयोग कर लिया। उसके बाद से नॉट, और उसके बाद से गो आउट का हमारा गो आउट हो गया। ओके, ऊपर का यह अर्थ था बाहर जाने के लिए काफ़ी ठंडी है, और नीचे वाले का अर्थ यह होगा कि इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। इट इज टू हॉट टू प्ले आउट। बाहर खेलने के लिए काफ़ी गर्मी है। जब इसका रिमूवल करेंगे तो ऊपर इट का इट हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा। एडवर्ब टू के बदले हम सो का प्रयोग कर लेंगे। हाट, ऊपर हाट है एडजेक्टिव तो नीचे भी हो जाएगा। फिर टू को हटाएंगे, उसके बदले डेट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हम वी या वन में से किसी एक को बनाएंगे। वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, कैन का प्रयोग कर लेंगे, और उसके बाद से नॉट हो जाएगा, और प्ले आउट का जो है प्ले आउट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में एडजेक्टिव के पश्चात फार प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया हो तो डेट के पश्चात उसे नॉमिनेटिव केस में बदल दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस आप समझ रहे होंगे, जिससे मान लीजिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है ना। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यू होता है, ठीक है ना। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हिम होता है। और सी का क्या होता है, तो सी का हमारा हर होता है ना। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा तो डेट के पश्चात नॉमिनेटिव केस में बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। हिम को ही में बदल दिया जाएगा, हर को सी में बदल दिया जाएगा, मी को आई में बदल दिया जाएगा, अस को वी में बदल दिया जाएगा, और दे को देम में बदल दिया जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। मैंने कहा दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर हिम टू बाई। यह कार उसके खरीदने के लिए काफ़ी महंगा है। अब इसको रिमूव करेंगे तो दिस कार का दिस कार हो जाएगा, ऊपर इज है तो नीचे भी इज हो जाएगा। एडवर्ब टू के बदले हमने सो लगा दिया, और कॉस्टली के बदले हमने कॉस्टली लगा दिया, और इस इन्फिनिटी टू के बदले हमने डेड का प्रयोग कर लिया। और फॉर हिम के बदले जो है हमने ही बना दिया। उसके बाद से कैन नॉट, और उसके बाद से हमने जो है बाई का प्रयोग कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, और हमारा नियम नंबर 6वां है, यदि एडवर्ब टू नकारात्मक हो तो कैन कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब टू वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया हो, नकारात्मक हो, तो उसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे, देखिए, जहाँ एडवर्ब टू होगा वहाँ तो सो लगा ही देंगे। जहाँ इन्फिनिटी टू होगा उसको हटाकर डेट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, टेंस के अनुसार कैट कुड लगाएंगे, और यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तुरंत वर्ब पर चले आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से जो अदर वर्ड्स होंगे उसको हम लिख लेंगे। अब एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। मैंने कहा सी इज टू वाइज नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका रिमूवल करना है तो सी का ऊपर सी है ना, सी का सी हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा। एडवर्ब टू के बदले हमने सो लगा दिया, वाइज के बदले वाइज लगा दिया, और इन्फिनिटी टू के बदले हमने डेट लगा दिया। और सब्जेक्ट हमारा सी है तो हमने सी बना लिया। प्रेजेंट टेंस में है तो हमने कैन लगा लिया। आंसर का आंसर हो जाएगा, और दिस क्वेश्चन का दिस क्वेश्चन हो जाएगा। हमने जो है यहाँ कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ऊपर एडवर्ब टू वाले वाक्य में जो है नॉट का प्रयोग किया गया था। नकारात्मक होने पर कैन कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मैंने कहा ही इज टू यंग नॉट टू मैरी। जब इसका
रिमूव करेंगे तो ही का ही हो जाएगा, इज हो जाएगा, एडवर्ब टू के बदले सो हो जाएगा, और ऊपर यंग है तो नीचे यंग हो जाएगा। इन्फिनेटिव टू के बदले हमने डैड का प्रयोग कर लिया, सब्जेक्ट ऊपर ही है तो नीचे भी हम सब्जेक्ट ही बना लेंगे, और प्रेजेंट टेंस में होने के चलते कैन का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन उपरोक्त वाला वाक्य, ऊपर वाला वाक्य जो है निगेटिव में है, नॉट का प्रयोग किया गया है, तो नीचे वाले में हम नॉट का नहीं प्रयोग करेंगे, और तुरंत मैरी वर्ब है तो हम यहाँ इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको नियम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अभी यह हमारा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, इसमें और भी नियम हैं। ठीक है ना, कुछ एडवांस लेवल के नियम्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगली वीडियो जो है कल ज़रूर डाली जाएगी, और इसके आगे जो है आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, और हमें सजेशन दिया करिए कि इसमें क्या सुधार करना है। ओके, थैंक यू।